पर ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैन एंड वुमेन्स ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल विथ नेशनल यूनिफिकेशन, इन इन सभी जगहों पर मैन और वुमेन्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, कंबाइन करना शुरू किया, और इन सब ने डिमांड करी कि इनके स्टेट्स को यूनिफाइड किया जाए। यूनिफाइड मतलब जो अलग अलग राजाओं के अंडर में थे उन सबको खत्म करके एक स्टेट बनाया जाए, एक नेशन बनाया जाए, ठीक है। और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाई जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट बने वो बने, एक संविधानिक गवर्नमेंट बने, और वहां पर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हो वो सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, ठीक है। लोगों को वोट देने का अधिकार हो और लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए जाएं। They took the advantages of the growing power unrest to push their demands for creation of the nation states on parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association. यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन थी, इन्होंने जो मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन थी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किए थे, इन सब ने जितना भी अनरेस्ट यूरोप के अंदर फैला हुआ था, जो कि डिमांड कर रहे थे कि कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम आए, उस चीज का इन्होंने फायदा उठाया और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। सेकंड डिमांड थी इनकी फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस को बिल्कुल फ्री किया जाए, ठीक है। और थर्ड डिमांड थी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इनको ग्रुप्स बनाने की आजादी दी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने की आजादी दी जाए। तो इन डिमांड्स के साथ में जो लिबरल्स थे उन्होंने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। जर्मन रीजन यानी जर्मनी के बारे में बात करेंगे हम। इन जर्मन रीजन a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together to in the city of Frankfurt and decided to vote for all non general assembly। देखिए, जितने भी जर्मनी के अंदर एक एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल निकलकर सामने आया जो कि प्रोफेशनल्स का था, बिजनेसमैन का था, और उसके अंदर प्रॉस्परस आर्टिशियंस भी आते थे, ठीक है। इन सब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, ये सब एक साथ आए, फ्रैंकफर्ट सिटी में ये लोग मिले, और वहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। ओके, जर्मन नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, इसके लिए वोट करेंगे और ये पार्टी बनाएंगे। इसके बाद 1848 मई 18 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मार्च किया इन अ फेस्टिव प्रोसेशन। फेस्टिव प्रोसेशन मतलब बहुत फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ इन लोगों ने मार्च किया रोडों पर, एंड टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यानी जो फ्रांस, जो वहाँ का जर्मनी का जो पार्लियामेंट था, वहां तक इन्होंने मार्च किया ताकि ये वहां जाए और कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये जो मार्च थी ये चर्च था जर्मनी के अंदर, सेंट पॉल, ठीक है, वहां तक थी। तो इन लोगों ने बड़ी खुशी के साथ अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रदर्शित करते हुए इन्होंने वहां तक मार्च किया। ओके, 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे इनके साथ में। वहां पहुंचकर दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशंस टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशंस के लिए जो कि जिसके हेड मोनार्ची होंगे, ठीक है। जो वो मोनार्ची पार्लियामेंट के अंदर आएगा, मींस मोनार्ची जो भी डिसीजंस लेगा वो सब कुछ पार्लियामेंट के अंडर लेगा, ठीक है। When the deputies offered the crown on these firms to Friedrich William IV, King of Prussia, he rejected it। जब इन्होंने अपना जो क्राउन था या फिर जो भी डिमांड्स थी वो फ्रांस जर्मनी के किंग फ्रेडरिच विलियम 44 के सामने रखी, तो उसने उनकी वो डिमांड्स और वो क्राउन रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसने दूसरे मोनार्च के साथ जो कि अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे उन सब मोनार्च के साथ उसने हाथ मिला लिया ताकि वो ओपोज कर सके इस इलेक्टेड असेंबली का, यानी उसका विरोध कर सके। यानी सिंपल शब्दों में समझ लो, राजा ने, किंग विलियम जो था उसने इनकी डिमांड्स नहीं मानी, ओके, और उस क्राउन को रिजेक्ट कर दिया।
While the opposition of the autocracy and military became stronger, the social bias of parliament eroded. जब मिलिट्री ने भी अपोज करना शुरू कर दिया और जो अरिस्टोक्रेसी यानी जो मोनार्क्स थे, जो पूंजीवादी पैसे वाले लोग थे, इन्होंने भी इन डिमांड्स को मानना बंद कर दिया। तो जो पार्लियामेंट का जो सपना था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर हुआ। ठीक है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस। जो पार्लियामेंट थी वो मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, यानी उन लोगों के द्वारा, वो लोग हेड थे मिडिल क्लास, क्योंकि उन लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियंस, और जिसका नतीजा ये था, क्योंकि वो मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा हेडेड की जाती थी, तो वो लोग जो आर्टिशियंस और वर्कर्स थे उनकी डिमांड को नहीं मानते थे इजीली। ठीक है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही आर्टिशियंस ने और वर्कर्स ने इस पार्लियामेंट को सपोर्ट देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट ने मिडिल क्लास और आर्टिशियंस और वर्कर्स का सपोर्ट खो दिया। ये जो ट्रूप्स थे, आर्मी जो थी, जो राजा के अंडर में आती थी, उस आर्मी को बुलाया गया, ट्रूप्स को बुलाया गया, और जहां पर भी इस तरह के एसोसिएशन को सपोर्ट किया जा रहा था उन सबको रोका गया, और इस तरह से इस असेंबली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी इनका जो गठन था उसको समाप्त किया गया। जिन जिन जो लोग भी है, जो ग्रुप्स इनको सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको अलग अलग कर दिया गया। ओके, अब इसके बाद ऐसे तो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि चिंगारी लोगों के अंदर है कि वो एक नेशन बनाए, एक यूनाइटेड नेशन बनाए। तो इसीलिए ये इश्यू जो था पॉलिटिकल राइट्स का या फिर नेशन बिल्डिंग का, ये आगे अभी चलता रहा। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले देखो कि 1848 में ही जो वुमेन्स थी उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि जो लिबरल्स थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते थे, लेकिन वो वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे, वो वोटिंग राइट्स के खिलाफ थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। ठीक है, लिबरल ग्रुप्स के अंदर ही कुछ लोग ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया जाए, और कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो इसीलिए कंट्रोवर्सीज अराइज हो रही थी लिबरल्स के अंदर ही। ठीक है, अब जब ये मूवमेंट 1848 में चल रहा था, तो बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जिन्होंने इस लिबरल्स को सपोर्ट किया और उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कई सालों से वो एक्टिवली लिबरल्स के साथ पार्टिसिपेट करती हुई चली आ रही थी। तो वुमेन्स वुमेन्स इस चीज में क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी? क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि उनको भी वोट देने का हक मिलेगा, उनको भी उनके राइट्स मिलेंगे। ठीक है, अब जब उन्हें ये नजर आया कि इनकी तरफ किसी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे वुमेन्स ने अपने आप को फॉर्म करना शुरू किया, और अपने भी उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने शुरू करे। ठीक है, इन्होंने खुद न्यूज़पेपर्स टाइप छपवाने शुरू करे, एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जितने भी विरोध प्रदर्शन होते थे उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक है, इन इन मूवमेंट्स को कहा गया था फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो फेमिनिस्ट मतलब होता है ना, फीमेल, तो फीमेल्स के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए उनको बोला जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर जो वुमेन्स के द्वारा मूवमेंट चलाए गए उन्हें बोला गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। ओके, तो क्योंकि इनकी डिमांड्स हमेशा डिनाई करी जा रही थी, और इनका जो सफरेज राइट था उसको भी डिनाइड किया जा रहा था, यानी वोट देने का अधिकार उसको भी डिनाई किया जा रहा था, असेंबली उनको एग्री ही नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद when the Frankfurt Parliament convened at the St. Paul Church, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो आप पेज नंबर 18 पर देख रहे हो, डायग्राम देखिए, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है सेंट पॉल चर्च का, जिसके अंदर लोग बैठे हैं जिन्होंने जनरल असेंबली की घोषणा करी थी, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर वुमेन्स को बुलाया गया। ऊपर की जो गैलरी देख रहे हो ना आप, फर्स्ट फ्लोर ऊपर, उसमें वुमेन्स बैठी हुई हैं जिनको एज अ ऑब्जर्वेटर
यानी वो सिर्फ आ सकती हैं, वहां पर बैठ के देख सकती हैं। विजिटर्स गैलरी में वो लोग बैठी हुई हैं, ठीक है। वो लोग देख सकती हैं कि क्या किस तरह की कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर हो रही है। वुमेन्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बुलाया गया था। वुमेन्स को बुलाया गया यहाँ पर सिर्फ एज अ विजिटर्स, जो यहाँ बैठकर देख सकती हैं, जो एक्टिव मेंबर्स थे वो लोग, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि जो भी चेंजेस आए वो धीरे धीरे आए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कई लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश करी और वो कामयाब भी हुए। 1848 में बहुत सारे लिबरल मूवमेंट को कंजर्वेटिव्स जो फोर्सेस थी उन्होंने दबाने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्डर ऑर्डर। उन्होंने इन लिबरल्स को दबाने की कोशिश इसीलिए करी ताकि वो अपने पुराने ऑर्डर्स, जो पुराना तौर तरीका चला आ रहा था, उसको वो दोबारा से स्टार्ट कर सके। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश करी हो, वो पुराना सिस्टम दोबारा से वो नहीं लागू करवा पाए कंजर्वेटिव्स। ओके, मुनार्च, अब एक ऐसा टाइम आ चुका था जब मुनार्च began to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब ऐसा टाइम आ चुका था जो मोनार्चीज को भी ये फील होने लगा था कि ये जो साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन चली है पूरे यूरोप के अंदर या जर्मनी के अंदर, उसको तभी समाप्त किया जा सकता है, उस विद्रोह को तभी दबाया जा सकता है जब कुछ ना कुछ हेल्प या फिर जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हैं इनको भी कंसेशंस प्रोवाइड करी जाए, इनको थोड़ी सी कंसेशंस यानी इनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, तभी कुछ ना कुछ जो रिवॉल्यूशंस हैं या रिप्रेशंस हैं इनको दबाया जा सकता है। इसीलिए 1848 में the autocratic monarchies of the Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो कुछ जगह जैसे कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, इन जगहों पर जो जो एरिस्टोक्रेटिक मोनार्चीज हैं, कई जगह पर वेस्टर्न यूरोप में उन्होंने चेंजेस करना शुरू कर दिया जो कि 1815 से पहले ऑलरेडी हो रहे थे, ठीक है। और इस तरफ से सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर फॉर अबॉलिश्ड, इस तरह से सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। रशिया तक के एरिया में वो खत्म हो चुकी थी। and the Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. तो इस तरह से जो हैंड्सबर्ग रूलर्स थे, हैंड्सबर्ग रूलर कौन होते हैं? हैंड्सबर्ग रूलर्स होते हैं जो छोटे छोटे साम्राज्य बटे हुए थे यूरोप के अंदर, उनको बोला गया हैब्सबर्ग एम्परर, ठीक है। तो उन्होंने हंगेरियंस यानी हंगरी के जो लोग थे 1867 में, उन लोगों को राइट्स दे दिए। ओके, यहाँ तक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। एक सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा यूरोप के बारे में। अब यूरोप के अंदर ही किस तरह से जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ और किस तरह से इटली में यूनिफिकेशन हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, 1848 के बाद में जो नेशनलिज्म था वो पूरे यूरोप में फैल रहा था। जगह जगह पर एसोसिएशंस बनाई जा रही थी, डेमोक्रेसी की मांग की जा रही थी, रेवोल्यूशंस चल रहे थे, ठीक है। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो कंजर्वेटिव्स के द्वारा प्रमोट किए जा रहे थे बाय द स्टेट, अपने स्टेट पावर के लिए। कंजर्वेटिव्स अगर उन्हें मोटिवेट कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? ताकि वो स्टेट पावर पा सके, यानी जो पावर उनका पहले का है उसको वो दोबारा से पा सके, ठीक है। और फिर से वो पॉलिटिकल डोमिनेशन यूरोप के अंदर पा सके। इसीलिए
उन लोगों ने सपोर्ट किया। ओके, 18th सेंचुरी तक जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स। 18th सेंचुरी तक जर्मनी को बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, सम ऑफ दीज स्टेट्स चीज टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द नेपोलिक वार्स। कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो कि नेपोलिक वार के टाइम पर जर्मनी के अंदर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जब नेपोलिक वॉर खत्म हुआ, देयर वर स्टिल 39 स्टेट्स। तो अभी भी 39 स्टेट्स जर्मनी के अंदर थे नेपोलिक वॉर के बाद में। ठीक है, और स्टेट्स थे जैसे जर्मनी के अंदर प्रूशिया। इन 39 स्टेट्स में से प्रूशिया सबसे पावरफुल स्टेट था। ठीक है, और जिसको डोमिनेट किया जाता था बाय बिग लैंडलॉर्ड्स। प्रूशिया वाज वन ऑफ द पावरफुल स्टेट जिसको वहां के लैंडलॉर्ड्स, जिनको जंकर्स बोला जाता था, उनके द्वारा डोमिनेट किया जाता था। ओके, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए, नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो मिडिल क्लास जर्मन के अंदर पूरी तरह से वाइड स्प्रेड फैल रही थी। ठीक है, इन्होंने अपने आप को यूनाइट करा, इन्होंने कोशिश करी कि ये यूनाइट करें, और डिफरेंट रीजन्स, जर्मनी के अलग अलग रीजन्स में ये फेडरेशंस बनाए और इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। फेडरेशंस बनाए, ऐसे ग्रुप्स बनाए जिससे कि एक नेशन स्टेट बने जिसको गवर्न किया जाता होगा इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी जर्मनी अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था जिसमें से प्रूशिया सबसे पावरफुल था। ठीक है, तो उसके बाद नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रही थी, और जर्मन लोगों को ये लगा कि वो अपनी एक फेडरेशन बनाए जिससे कि वो एक नेशन स्टेट बना सके। नेशन स्टेट मतलब जो जर्मनी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है उसको यूनिफाई किया जा सके, यानी एक कंट्री बनाया जा सके, एक स्टेट बनाया जा सके, और वहां पर इलेक्टेड पार्लियामेंट रखी जा सके। ठीक है, इसी के तहत मई 1848 में a large number of political associations came together to vote for all German Nation Assembly। एक लार्ज नंबर, एक बहुत बड़े मात्रा में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वोट किया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। अंडरलाइन कर लीजिए, पेज नंबर 19 पर है। ठीक है, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मेट एट फ्रैंकफर्ट। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस ग्रुप के, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के, इनके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट पर मिले, एंड द फ्रैंकफर्ट असेंबली ओपोज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची अंडर द किंग ऑफ प्रूशिया एज एम्परर। तो यहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट जनरल असेंबली थी उन्होंने अपोज किया जर्मनी के यूनिफिकेशन का, क्योंकि उस समय पर किंग जो था प्रूशिया का वो एम्परर था। ठीक है, तो उनके तहत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंडर में उन्होंने अपोज किया, यानी राजा के अंडर में वो किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची नहीं चाहते थे, तो वहां पर फ्रैंकफर्ट असेंबली ने उनका विरोध कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद the king of Prussia rejected the offer and liberal initiatives of the nation building was repressed by the combined forces of the monarchy। जो किंग ऑफ प्रूशिया था उसने जो ऑफर किया गया था लोगों के द्वारा उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, जो लिबरल्स के जो आइडियाज थे एक नेशन बनाने का उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उसने उसके बाद वहां पर अपनी आर्मी को यूज किया ताकि वो मोनार्ची सिस्टम को दोबारा से सेटअप कर सके। ठीक है, आर्मी को, मिलिट्री को और जंकर्स को, इनको यूज किया उसने ताकि वो दोबारा से वहां पर अपना रूल स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, इसके बाद प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, ये आर्किटेक्ट थे एक्चुअली में, जिन्होंने पूरी तरह से कैरिड किया जो यहाँ का असेंबली को बनाने का फॉर्मेट था पूरा, उसको इन्होंने प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद इनके 3 वॉर हुए, सॉरी 3 वॉर्स ओवर 7 years, 7 साल के अंदर इनके 3 वॉर्स हुए।
ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ठीक है। और जिसके बाद प्रूशिया की जीत हुई, इन वॉर्स में प्रूशिया जीता और इस तरह से उन्होंने अपना जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो चीफ मिनिस्टर ने पूरा करवाया, ठीक है। 1871 में जो प्रूशियन किंग विलियम वन था was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर बना दिया गया, ठीक है। वर्सेल्स में उसका समारोह हुआ, सेरेमनी हुई, उनकी ताजपोशी हुई बकायदा, जहाँ पे वर्सेल्स में विलियम फर्स्ट को यहाँ का राजा बना दिया गया, ठीक है। ऑन द और इसके बाद में 18 जनवरी 1871 ठंडा मौसम था, ठीक है। एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, एक असेंबली की मीटिंग हुई जिसके अंदर जर्मनी के राजकुमार, जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस थे, ठीक है, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स थे। इनके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ये भी इस मीटिंग में ज्वाइन थे, ठीक है। ये सब के सब वर्सेल्स में ज्वाइन हुए, हॉल था वहां पर जिसमें ये लोग मिले ताकि ये आगे का रणनीति बना सकें कि न्यू जर्मन एम्पायर किस तरह से चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने नया प्रूशियन किंग भी बनाया जिसका नाम था केसर विलियम वन, ठीक है, उसकी ताजपोशी करी इन्होंने। इसके बाद इस तरह से जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था जर्मनी में हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टेट पावर, उसमें मोस्टली जो जर्मनी के जो नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस रहा उसमें प्रूशियन स्टेट का, प्रूशियन जो कंट्री थी उसका पूरी तरह से पावर नजर आया क्योंकि वो पावरफुल था तो उसने डोमिनेट किया, ठीक है। उसकी बहुत ज्यादा चली प्रूशिया की यहाँ पर स्टेट को बनाने में। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, अब ये जो नया स्टेट जर्मनी के अंदर बना इन्होंने करेंसी को मॉडर्नाइज करने पे बल दिया, बैंकिंग, लीगल और जुडिशरी सिस्टम को इन्होंने जर्मनी के अंदर अच्छा बेहतर करने के लिए कोशिश करी, ठीक है। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, प्रूशिया के अंदर जो भी मेजर्स ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज फॉलो की जाती थी प्रूशिया के अंदर, सेम वही पॉलिसीज और रूल्स जर्मनी के लिए मॉडल बनी और पूरे जर्मनी में वो चीज फॉलो हुई, ओके। तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है इटली यूनिफिकेशन, यानी इटली में कैसे यूनिफिकेशन हुआ। जैसे जर्मनी था वैसे ही इटली की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही फॉर द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी लोग यहाँ पर भी कई समय से अपनी जो पॉलिटिकल स्थिति थी उसको सुधारना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि जो अलग अलग स्टेट्स में इटली बटी हुई है उसको वो यूनिफाइड कर सकें, क्योंकि इटली आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 21 पर, इटली बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी स्टेट में बटी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैब्सबर्ग एम्पायर भी यहाँ पर थे जो कि छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे और अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे। फिर मिडिल 19th सेंचुरी में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी आते आते इटली 7 स्टेट्स में अभी भी डिवाइडेड थी, जिसमें से सिर्फ सरडेनिया प्रिडोमिनेंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी सिर्फ एक स्टेट ऐसा था जिसमें इटालियन गवर्नमेंट थी, बाकी सब में ऑस्ट्रियन हैंड्सबर्ग का एम्पायर था या फिर दूसरे कोई कंट्री रूल करती थी, ठीक है। यानी 19th सेंचुरी तक 7 स्टेट्स में इटली बटी हुई थी, जिसमें से एक स्टेट जिसका नाम था सरदीन प्रिडोमेंट, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर इटली की गवर्नमेंट का रूल था, बाकी सारे स्टेट्स दूसरे किसी गवर्नमेंट्स या दूसरे किसी कंट्री के द्वारा रूल किए जाते थे। जैसे नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का एम्पायर था, ठीक है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे उनका रूल था। सेंटर वाज रूल बाय पॉप, सेंटर इटली जो थी उस पर पॉप, पॉप मतलब फादर के सबसे हेड होते हैं, ठीक है, वो चर्च जो होता है उसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं पॉप। तो सेंटर जो इटली था उसमें पॉप्स का रूल था और साउथर्न जो रीजन था इटली का उसमें बर्बन किंग ऑफ स्पेन यानी स्पेन के राजा का
रूल था। ठीक है, तो इस तरह से इटली यूनिफाइड नहीं था। यानी अगर बोला जाए कि इटली एक रूलर की गवर्नमेंट थी, नहीं, इटली में एक स्टेट नहीं था, ना ही एक रूल चलता था। इटली को अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया था, जिस पर अलग अलग लोगों का रूल था। इवन जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी यहाँ पर कॉमन नहीं थी, भले ही नाम इटली था और इटालियन लैंग्वेज यहाँ की कॉमन थी, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी और उस पर अलग अलग सरकारों का रूल था, तो इसीलिए इटालियन लैंग्वेज को भी यहाँ पर कॉमन फॉर्म नहीं दिया गया था। ये, और यहाँ पर अभी भी बहुत सारी रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस थी जिनमें बहुत सारी वेरिएशंस थी। ओके, इसके बाद 1830 में जीसीपी मजीनी, ये फिलोसोफर थे, had sought to put a coherent program for the unity Italian Republic. यूसीबी मजीनी जो फिलोसोफर थे, इन्होंने लोगों के विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करी और इन्होंने फिर यूनिफाइड किए, कुछ लोगों को इन्होंने ग्रुप बनाया और इन्होंने इटली के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, कोशिश करी इन्होंने। इसके तहत इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी, यानी एक, क्योंकि वहां पर कोई भी इस तरह का ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनाना मना था, तो इसीलिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम था यंग इटली। अंडरलाइन कर लीजिए पेज नंबर 20, लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली, इसका निर्माण किया। ठीक है, ताकि जो भी गोल्स इन्होंने बनाए हुए हैं उनको ये अचीव कर सकें। द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशंस थे जो यहाँ पर चलाए गए वो 1831 और 1848 में इनका फेलियर्स हुआ, क्योंकि वहां पर मोनार्ची सिस्टम्स लागू हुए थे। ठीक है, और इन फेलियर्स की वजह से now fell the Sardinia province under its ruler King Victor Emmanuel II, unify the Italian states through war. और जो सर्डेनिया प्रोडोमिनेंट प्लेस थी, ठीक है, उस पर किंग विक्टर एनिमल सेकेंड का रूल था, तो उनको वॉर्स लड़ने पड़े क्योंकि उनकी जमीन उनसे जा रही थी। ठीक है, और जो एलिट्स थे उनकी नजर में ये रीजन, द यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। एलिट्स मतलब होता है पैसे वाले लोग। ठीक है, तो जितने भी पैसे वाले लोग थे उन लोगों को ये लगता था कि अगर इटली यूनिफाइड होती है तो इटली के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के मौके बढ़ेंगे, यानी उनको और ज्यादा क्षेत्राधिकार अपना बढ़ाने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के जिनका नाम था कैव्योर। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स फॉलो ऑन किए ताकि ये कई रीजन्स जो इटली की हैं उनको यूनिफाई कर सकें। ठीक है, इसके तहत इन्होंने फ्रेंच से भी ये जो चीफ मिनिस्टर थे ये इटली इटालियन लैंग्वेज के अलावा ये फ्रेंच भाषा ज्यादा बोला करते थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी टैक्टिक्स लगाई, टैक्टिक्स मतलब षड्यंत्र करने की कोशिश करी, जुगाड़ लगाई, बहुत सारी ऐसी वाद विवाद हुए। तो इन्होंने टैक्टिक डिप्लोमेटिक अलायंस के साथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर सर्डिनेंट प्रोविनेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। जो सर्डेनिया प्रोविनेंट था, कैवर जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ मिलकर सर्डेनिया प्रोविडेंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। ठीक है, जिनका अलग अलग क्षेत्रों पर रूल था। ऑस्ट्रिया का मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्थ इटली पर रूल था। ठीक है, तो उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 तक। इसके बाद अलग अलग जगह पर ट्रूप्स गए एंड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ जीसीपी गिलबार्डी जॉइंड द फ्रे। बहुत सारे ट्रूप्स यानी आर्मी ज्वाइन होती चली गई जिनके लीडर थे जीसीपी गिरिबाल्डी। ठीक है, इन्होंने इटली के जो ये मूवमेंट था इसको ज्वाइन किया। 1860 में इन्होंने साउथ इटली में मार्च किया और यहाँ पर जो किंगडम था, जिस सिसली जगह है यहाँ पर जिसके दो किंगडम्स थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया और इनको जीत लिया। इनको उस जीत में
लोकल पीजेंट्स ने हेल्प किया, ठीक है। और यहाँ से जो स्पेन था, आपको मैंने बताया था साउथ में स्पेन का रूल था, तो यहाँ पर जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको भी इन लोगों ने हरा दिया। ओके, तो इस तरह से देखो, पहले तो जो नॉर्दर्न इटली था उस पर ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, कब्जा था, तो उसको हराया कैवोर की मदद से आर्मी के साथ। सर्डेनिया प्रेसिडेंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा के नॉर्थ इटली को अपने अंडर ले लिया। उसके बाद ये लोग साउथ की तरफ गए, साउथ में स्पेन का रूल था, तो साउथ इटली के ऊपर हमला किया और वहां के जो दो किंगडम्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो लोकल पीजेंट्स थे उन्होंने इनका साथ दिया। ओके, इस तरह से सिर्फ अब सेंटर वाला बचा था जहां पर पॉप्स का रूल था। ओके, तो इन्होंने काफी इटली को यूनाइट करने की कोशिश करी। इसके बाद 1861 में विक्टर एनिमल सेकंड, ठीक है, वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और 1861 में जो विक्टर एनिमल सेकंड थे इनको इटली, पूरे इटली का राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है। और ज्यादातर जो इटालियन पॉपुलेशन थी, हम जिसमें कि पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, remained blissfully unaware of liberal उर्मिला मैम, ideology. Yes, sir. मैम